का नाम है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसको MIS भी बोलते हैं। MIS का स्टैंड पर यही है जो मैंने अभी आपको बताया, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इसके क्रेडिटर्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज क्रेडिटर्स? आवर्स का मतलब घंटे के। इस सब्जेक्ट को हमने एक वीक में कितने घंटे पढ़ना, 3 आवर्स हमने पढ़ना है इस सब्जेक्ट को। लेकिन अब इसकी डिवीजन कैसे हुई है, ये वाला जो फर्स्ट पोर्शन होता है ये हमें थ्योरी को बेस करवा रहा होता है, और नेक्स्ट जो पोर्शन होता है ये लैब वर्क को करवा रहा होता है। इट्स मीन कि यहाँ पे 3 के 3 हमने जो थ्योरी में लिख दिए हैं ये कंसीडर करवा रहा है कि ये टोटली थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है, थ्योरी बेस्ड हमारे पास कोर्स मौजूद है, और इसमें कोई लैब नहीं है, 0 कंसीडर हो रही है। तो इसमें हम टोटली ये देखेंगे कि हमारे पास ओवरऑल थ्योरी में कि हमारे पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन क्या है, कितनी चीजों को डिस्कस किया गया, किन पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया गया है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो चीजें डिस्कस की थी उनका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि हमने किन चीजों को डिस्कस किया था। लेट्स स्टार्ट प्रीवियस लेक्चर ओवरव्यू। ग्लोबल ई बिजनेस, हाउ बिजनेस इज यूज इंफॉर्मेशन सिस्टम और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में हम देखेंगे ग्लोबली इलेक्ट्रॉनिकल बिजनेस हम कैसे वर्क करते हैं। इसमें बिजनेस में जितना भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है इसको हम लोग किस तरह से यूज करें, इसके ऊपर अब हम डिस्कशन करते हैं। लेट्स स्टार्ट ग्लोबल ई बिजनेस डिस्कशन। इसमें हमारे पास आता है बिजनेस प्रोसेस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम में। पहले बिजनेस प्रोसेस देखते हैं। वर्क फ्लोज ऑफ मटेरियल्स, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, set of activities, steps may be tied to functional areas आर बी क्रॉस इन फंक्शनल आ जाते हैं। वर्क फ्लो जितना भी जा रहा है वो मटेरियलिस्टिक होना चाहिए, यानी कि एक ही मटेरियल के ऊपर जाना चाहिए, उसकी इन्फॉर्मेशन बननी चाहिए और उसके अंदर नॉलेज वगैरह आना चाहिए। सेट ऑफ एक्टिविटीज आप जितनी परफॉर्म करें उनका स्टेप्स जो देख रहे हैं वन बाय वन सब चीजों को हमें देखना है। मे बी टाइड टू फंक्शनल एरियाज आर बी क्रॉस फंक्शनल, इनको हम लोग एक फंक्शनल एरिया में जोड़ते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, इनका क्रॉस फंक्शनल के एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के साथ हम लोग जोड़ क्रिएट करते हैं, उसके अंदर देखते हुए फर्दर चीजों को आगे से आगे लेकर जाते हैं। अब आते हैं बिजनेसेस पे। कैन बी सीन एज कलेक्शन ऑफ बिजनेस प्रोसेस, हम बिजनेस प्रोसेसेस की जितनी भी कलेक्शन है क्या हम उनको देख सकते हैं? यस, हम उनको देख सकते हैं। उसके मुताबिक देखते हुए हम कहते हैं कि हमारे पास ये बिजनेस मौजूद है, इसके अंदर इतनी कलेक्शन हुई है, इतना काम हुआ है या इतना हमने इस टाइप का डाटा किया है, इसकी वर्किंग जितनी लेकर हम लोग गए इसको हम लोग देखते हैं। बिजनेस प्रोसेसेस में भी एसेट्स और लाइबिलिटीज। यस, बिजनेस प्रोसेस एसेट्स और लाइबिलिटीज बन सकती हैं। एसेट्स वो चीजें होती हैं जो हमारे पास मौजूद है, हमारा अपना माल। लाइबिलिटीज जो हमने किसी दूसरे के वाजिबात देने होते हैं, उन चीजों को हमने देखना होता है, उसको हम लोग लाइबिलिटीज का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है examples of functional business processes, manufacturing and production, sales and marketing, finance and accounting, human resources। मैन्युफैक्चरिंग में आती है असेंबलिंग करनी, हमने प्रोडक्ट जितनी भी हमारी प्रोडक्ट है उनको असेंबल करके रखना, उनको इकट्ठे मिला के चलाना। आइडेंटिफाइंग कस्टमर्स, हमने सेल्स एंड मार्केटिंग में ये पता हो कि हमने किस कस्टमर को दिया, किस तरह से हम लोग लेके चला है। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में ये पता हो कि क्रिएट करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अपनी फाइनेंशियली पोजीशन को देखते हुए चीजों को वर्क करवाना है। ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या करते हैं, जहाँ पे भी HR का वर्ड आ जाए तो इट्स मीन इसका मतलब होता है अपने एम्प्लॉयज को हायर करना, उनकी सर्विसेज देना या फिर उनको टाइमली हमें उनकी पेमेंट पे करना, ये सारी चीजें आ जाती हैं। उनके वर्क आवर्स को देखते हुए चीजों को आगे से आगे लेके जाना। बिजनेस प्रोसेसेस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी enhance business processes in two main ways. Number one, increasing efficiency of existing process, enabling entering new process that are capable of transforming the business. Increasing efficiency of existing processes यानी कि वो पोजीशन ऑफ टर्मिनल, पॉइंट ऑफ सेल में POS से मराद होता है पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, कि ऐसा आपने स्टेप उठाना है जो मैनुअली आपने वर्क करना है कि आप पॉइंट ऑफ सेल पे जा रहे हैं और जाकर हमने चीज खरीदे वापस करें, मतलब उसकी पेमेंट दी। लाइक जैसे हम किसी शॉप पे जाते हैं, हमें पता है हमने ये चीज खरीदनी है, हमने फॉर एग्जांपल नमक ही खरीदना, हम नमक खरीदेंगे, नमक खरीद के हमने उसके पैसे पे किए और काम खत्म हो गया, ये मैनुअली हमारा काम हुआ। अब हम आते हैं इजिली एंटायरिंग न्यू प्रोसेस दैट आर कैपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग द बिजनेस। अब हमने ये वाली जो चीज थी ना, एक तो या तो हमने ये एक एज कस्टमर देखी, या फिर अगर हम दूसरी बात करें अपने बिजनेस की टर्म में, तो बिजनेस की टर्म में हमने जिस जगह पे डील करेंगे वो माल हमारे तक पहुंचा देंगे। जब हम ये पूरे सिस्टम को पहले हम कैपेबल बनाते हैं बिजनेस को ट्रांसफर करने में, हम क्या करेंगे, हम देखेंगे हमारे पास चीजें कौन सी मौजूद है, क्या हमारा इतना सरमाया है या एसेट है कि हम अपने डॉक्यूमेंट को आगे से आगे मूव कर सकें या हम अपने बिजनेस को चला सकें। चेंज द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, replace sequential steps with parallel steps, eliminate delays in decision making, कि हमने फ्लो इन जितनी भी हमारी इन्फॉर्मेशन का फ्लो है हमने उसको एक सीक्वेंस के साथ चलाना है, फिर उस सीक्वेंस को हमने रिप्लेस करना है पैरेलल स्टेप्स के साथ, एक के बाद एक स्टेप का एक दूसरे के साथ। जितने भी डिलेज होंगे उनकी डिसीजन
मेकिंग में हमें हेल्प आउट मिलेगी। फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, इंटरनल मेमोज एंड बीपीओ जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनके बारे में फ्लेक्सिबल, आपने उनके बारे में ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करते हुए चीज़ें लेनी, इंटरनल मेमोज बनाने हैं, बीपीओ बिजनेस पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है। सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखते हैं कि पहले से ही मौजूद हमारे पास सिस्टम होता है, उसको वर्क करवाता है। नेक्स्ट हम लोग ये बात कर रहे थे कि जब हम लोग ग्लोबली किसी सिस्टम को देखते हैं तो हमने देखना है पहले हमारा बिजनेस प्रोसेस क्या है, ठीक है। फिर देख लिया कि बिजनेस में हमने उन कलेक्शन को देखना है, फिर उनके अंदर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है, इनको मैंने बड़ा क्लियरली आपको बताया कि एसेट्स को हमारे पास हमारा माल होता है, हमारा कैपिटल होता है, जो हमारे पास हमारी चीजें मौजूद हैं उन्हें हम एसेट का नाम देते हैं। लाइक हमारा अपना फर्नीचर भी है, वो भी एसेट्स है। लाइबिलिटीज आ जाती हैं, वो चीजें आ जाती हैं, तो ये वो चीजें अपनी लाइबिलिटीज में जो हम वाजिबात आते हैं जिनको हम करते हैं। फिर उसके बाद आती हैं एग्जांपल्स में, जब हमने देखा हमने मैन्युफैक्चर भी करना है, सेल भी करना है, फाइनेंस भी इनका देखना है और एचआर भी देखना है। इन सारे प्रोसेसेस को देखते हुए हम अपना एक बिजनेस बिल्ड करते हैं। ये जितने भी प्रोसेसेस हैं ग्लोबली सब चीजों में आते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन है या तो मैनुअल हो जाएगा ऑटोमेटिकली स्टेप से, मेरे मैनुअल था पहले, मैनुअल से उसे ऑटोमेटिक स्टेप्स में हम लेके फिर उसको हम जब बिजनेस में लेकर आए तो हमने देखना हमारा पहली चीजें कौन सी मौजूद है, कौन सी नई चीज डाल के हमने उसको न्यू में इन्वेंट किया है। ये था हमारा ग्लोबल हमारे पास ई बिजनेस सिस्टम। एंड सोशल इश्यूज इन इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक एथिकल या सोशल इश्यूज कौन कौन से हमें पेश आते हैं एक इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर रहते हुए, किन प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ता है या कौन सी मोरल वैल्यूज हैं जिनको हमें देखकर अपना इंफॉर्मेशन सिस्टम बिल्ड करना पड़ता है। नंबर 1 पे अब जब यहाँ पे हम लोग इसकी देखते हैं स्लाइड्स पे, अंडरस्टैंडिंग एथिकल एंड सोशल इश्यूज रिलेटेड टू सिस्टम्स, अ मॉडल फॉर थिंकिंग अबाउट एथिकल सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज। 5 moral dissemination of information is information rights and obligation, property rights and obligations। अच्छा ये हमारे पास था, अब इसको वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। मॉडल फॉर थिंकिंग अबाउट एथिकल एंड सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज, एक मॉडल जब हम कोई भी बिल्ड करते हैं ना उसमें हमने एथिकल इश्यूज को भी देखना है, सोशल को भी देखना है और पॉलिटिकल इश्यूज को भी देखना है। पॉलिटिकल इश्यूज क्या होते हैं कि एक जब आप पार्टी बिल्ड कर रहे हो, आप चीज़ों को लेके चल रहे हो, आपका जो सिस्टम है वो उसके मुताबिक वर्क कर रहा है, क्या आपके खिलाफ कोई साजिश तो नहीं चल रहा, या फिर आपके सिस्टम को कोई तोड़ना तो नहीं चाह रहा आपका ऑलरेडी जो बिल्ड सिस्टम है। एथिकल में क्या आता है कि मॉरल वैल्यूज के अंदर रहता है हम किस तरह से काम चलते हैं। अब जब सोशल देखते हैं तो सोशली आप लोग दुनिया के साथ कैसे कनेक्टेड करते हो, अपने सिस्टम को कैसे वर्क करवाते हो, इसको हम लोग अपने सोशल एथिकल इश्यूज कहते हैं। आप जब हम एक मॉडल बनाते हैं इनके बारे में हमें इन 3 चीजों के बारे में सबसे पहले सोचना पड़ता है। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास आता है उसमें आता है 5 मॉरल डिजामिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, प्रॉपर्टी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन आ जाती हैं। पहले तो हम यही कहते हैं कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन के राइट्स हैं वो हमें पता हो कौन कौन से हैं, उनकी वैल्यूज क्या हैं, उनके ऑब्लिगेशंस क्या हैं, प्रॉपर्टी के राइट्स क्या हैं, फिर उसके बारे में हम लोग ऑब्लिगेशंस कैसे लेके चल रहे हैं, अपनी चीज़ों को बना कैसे रहे हैं, काम को कैसे लेके चल रहे हैं। हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी, हमें पता हो कि हमने क्या प्रॉपर्टी खरीदी, किस तरह की हमने प्रॉपर्टी खरीदी, उसके ऊपर क्या हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई हो रहे हैं जो हमारे सिस्टम को बिल्ड करवा रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, हमारा अकाउंटेबिलिटी और कंट्रोल क्या, हमारा सिस्टम कैसे बिल्ड कर रहा है, अकाउंट्स को कैसे लेते हुए हम सिस्टम को कैसे चला रहे हैं, कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, सिस्टम क्वालिटी क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ QOL जिसे हम बोलते हैं। पहले हमने ये देखना है कि हमारे सिस्टम की क्वालिटी क्या है, किस तरह से हमारा सिस्टम बिल्ड कर रहा है। फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारे सिस्टम की लाइफ की जो क्वालिटी है वो किस तरह से काम को लेके आगे जा रही है। की टेक्नोलॉजीज ट्रेंड दैट रेज एथिकल इश्यूज, जितने भी हमारे टेक्नोलॉजीज के ट्रेंड्स हैं वो हमें एथिकल इश्यूज पे लेके आते हैं, हमारे इश्यूज को रेज करवाते हैं, हमारे सिस्टम्स को देखने में हमारी हेल्प आउट करते हैं, चीज़ों को बिल्ड करने में काम को आगे लेके जाते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे इंफॉर्मेशन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, प्रॉपर्टी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, system quality, quality of life, political issues, social issues, ethical issues, information technology and system, individual, society and पॉलिटिकल। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम को हम देखते हैं, उसके अंदर कौन कौन से आ रहे हैं। मैंने अभी आपको कहा था जब भी हम कोई काम बिल्ड करते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के ऊपर या मॉडल हम बनाते हैं सिस्टम का, तो हमें 3 चीज़ों को बेसिक देखना पड़ता है, पॉलिटिकल, सोशल एंड एथिकल। इन 3 सिस्टम्स को देखते हुए हम आगे वर्क करवाते हैं। पहले तो हमारे पास आता है कि इन्फॉर्मेशन के राइट्स क्या हैं, उनके ऑब्लिगेशन क्या है, क्या वैल्यूज हैं, किस तरह हम रहते हुए वर्क करते हैं। फिर प्रॉपर्टी के राइट्स क्या है, उनके अंदर ऑब्लिगेशन क्या लगे हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन लगे हैं। फिर सिस्टम की क्वालिटी कैसे वर्क कर रही है, उनकी अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल क्या है,
क्या हमने उस वाले से वर्क किया है, उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ है। ये देखिए ना, ये 1 बाय 1 करके पूरा सर्कल चलता है। पहले आप एथिकल इश्यूज को देखते हैं तो साथ ही आप देखते हो कि इंडिविजुअली तो नहीं आ रहे कि एक 1% पे काम करें। जब हम सोशल इश्यूज को देखते हैं तो फिर हम देखते हैं पूरी सोसाइटी को बिल्ड करवा रहे हैं, चीजों को कैसे लेके चल रहे हैं। फिर जब हम पॉलिटिकल इश्यूज को देखते हैं तो उसमें पॉलिटिकी यानी कि पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब जब हम इस काम की बात करते हैं तो इन्फॉर्मेशन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, यानी कि जब इन्फॉर्मेशन के बारे में हमें पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उनके राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। हमने 5 टर्म्स का जिक्र किया था ना, तो ये 5 टर्म्स ये नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। नंबर 1 पे आता है इन्फॉर्मेशन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, नंबर 2 पे प्रॉपर्टी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, नंबर 3 पे सिस्टम क्वालिटी, नंबर 4 पे क्वालिटी ऑफ लाइफ, नंबर 4 पे नंबर 5 पे आता है अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल। इन्फॉर्मेशन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन की बात करें तो ये वो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं जो रूल्स एंड सिस्टम्स के ऊपर लग रहे हैं और हमारे सिस्टम को बिल्ड कराने में हमारी हेल्प करें। प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि पूरे सिस्टम के अंदर अपनी प्रॉपर्टी कैसे बन रही है, काम को कैसे लेकर जाया जा रहा है, उनके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या चल रहे हैं, सिस्टम की क्वालिटी क्या है, क्या सिस्टम कैसे बिल्ड कर रहा है, चीजों को कैसे लेके चल रहा है, इसको हम कहते हैं। अब अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल की बात करें तो अकाउंटेबिलिटी कैसे बन रही है, काम को कैसे बिल्ड किया जा रहा है। एक हमारे पास सिस्टम है, उसमें अकाउंट्स का काम भी आता है, उसके अंदर बजट का काम सिस्टम देखा जाता है, उसकी क्वालिटी क्या है, उस पूरे सिस्टम की लाइफ क्या चल रही है, किस हवाले से। अब जब हमने एक सिस्टम की क्वालिटी बिल्ड की तो हमें इतना पता होना चाहिए कि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी है, यानी कि इसकी लाइफ क्वालिटी कितनी अरसे तक बिल्ड रहेगी, कितना अरसे तक ये हमें गारंटीड काम चलाएगा। अब अकाउंटेबिलिटी में हमने बजट देखना, उसी बजट के अंदर रहता है, हमने उस चीज को कंट्रोल करना होता है, इसको हम अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल का नाम देते हैं। ये सारे सिस्टम से जिनको हमने रखा है। अब ये जितना भी कहा था कि हमने की टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स दैट ट्रेस एथिकल इश्यूज, अच्छा यहाँ पे जितनी भी की टेक्नोलॉजीज हैं जिनका इधर जिक्र आया कि ये हमारे पास एथिकल इश्यूज जो होते हैं ना, तो हमारे मॉरल वैल्यूज पे जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्रिएट कर सकती हैं। नहीं, इसको दूर करने का यही इशू होता है कि हमने इसको कंसीडर करना है कि जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन हो वो राइट हो, हमारे प्रॉपर्टी राइट्स लीगल हो, उनका रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई किया, सिस्टम की क्वालिटी हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ हो कि आपकी क्वालिटी किस तरह से चल रही है, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल हो कि हमारा बजट विद इन टाइम हो रहा है, एंड कंट्रोल के मतलब जो हमने टाइम सोचा है उस टाइम के हवाले से हम वर्क कर रहे हैं, इसको हम लोग इस तरह से लेके चल रहे हैं। ओवरव्यू ले चुके हुए हैं, अब हम आज जो टॉपिक पढ़ना है उस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर नाउ। डेटाबेस अप्रोच टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अप्रोच का क्या मतलब होता है, किसी चीज के बारे में हमारी कितनी अप्रोचेस है, कितना हम डाटा को जो आगे मूव करवा सकते हैं, उनकी वर्किंग क्या काम को लेके जाता है, किस तरह से हम उसकी एबिलिटीज को देख सकते हैं, इन सब चीजों को हम अप्रोच होना कहते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन सी अप्रोचेस हमारे पास आती है डेटाबेसेस की मैनेजमेंट को देखते हुए कि वो अप्रोच कैसे लेके चल रही है, अपने डाटा को एक्सप्लेन कैसे करे। कैपेबिलिटीज ऑफ डाटा मैनेजमेंट सिस्टम, कौन कौन सी कैपेबिलिटीज है। नंबर 1 डाटा डेफिनेशन कैपेबिलिटी, नंबर 2 डाटा डिक्शनरी। डाटा डेफिनेशन कैपेबिलिटी में क्या था, स्पेसिफाई structure of database content used to create tables and define characteristics of fields। अच्छा, इसमें हमारे पास जितना भी टेबल बनता है ये हमारी क्या करती है, स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस का कंटेंट बनाती है, उसके अंदर यूज करती है टेबल्स को क्रिएट करने के लिए, और उनके जितने कैरेक्टर्स हैं उनकी फील्ड्स के 1 बाय 1 करके उनको डिस्क्राइब करते हैं। जब डिक्शनरी का वर्ड आ जाता है, डिक्शनरी जैसे हमारे मोबाइल की डिक्शनरी होती है, उसके अंदर हम अपने कॉन्टेंट नंबर्स वगैरह या उनकी डिटेल्स को सेव करते हैं, तो इसी तरह हमारे डाटा की भी डिक्शनरी होती है, ऑटोमेटेड और मैनुअल फाइल स्टोरिंग डेफिनेशन ऑफ डाटा एलिमेंट्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। ये जित कहता है अगर आप लोग कंप्यूटराइज कर लें या मैनुअल में कर लें, दोनों सूत्रों में हमें डिक्शनरी रखनी पड़ती है, काम को चलाने के लिए उनकी डाटा डिक्शनरी बनानी पड़ती है ताकि हमारा डाटा जो है एक अरेंज्ड फॉर्म में आ जाए, ऑर्गेनाइज्ड एंड अरेंज्ड फॉर्म में हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डाटा मैनिपुलेशन का मतलब ये होता है कि चीज के अंदर चेंजिंग लाना, अपने मुताबिक चीज को ढालना। इसके अंदर इसमें बताया गया यूज टू ऐड, चेंज, डिलीट, रिट्राइव डाटा फ्रॉम डाटाबेस। इसके अंदर हम चीज को ऐड भी कर सकते हैं, निकाल तब्दील भी कर सकते हैं, उस चीज को डिलीट भी कर सकते हैं, उसका डाटा रिट्राइव यानी कि दोबारा से हासिल भी किया जा सकता है, कहाँ से, किसी भी डाटाबेस से। अब ये एसक्यूएल, जहाँ पे एसक्यूएल आता है, एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्यूरी जैसे हम प्रोग्रामिंग में सिंटैक्सेस लगा के अपना काम करते हैं, इसी तरह इसमें भी सिंटैक्सेस लगा के काम किया जाता है, जिनमें हम लोग कमांड्स देते हैं, फिर वर्किंग आगे होती है, ये क्यूरी लग के। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यूजर टूल्स फॉर जनरेशन एसक्यूएल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो भी है वो एक सॉफ्टवेयर है जो कि जनरेट करता है एसक्यूएल के टूल को। इसमें भी हम, यानी कि ये एक बेसिक फीचर है,
एक एसक्यूएल का सॉफ्टवेयर चलाने के लिए। आल्सो मैनी हैव रिपोर्ट जनरेशन कैपेबिलिटीज फॉर क्रिएटिंग पब्लिश रिपोर्ट्स करने के लिए क्रिस्टल रिपोर्ट्स। अब हमारे पास बहुत से डेटाबेसेस ऐसे हैं जिन्हें डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि हमारे रिपोर्ट्स को क्रिएट करवाते हैं, उनके अंदर डाटा की एबिलिटी बढ़ाते हैं, उन काम को आगे से आगे ले जाने में हमारे लिए हेल्पफुल साबित होते हैं। ये थे मेन पॉइंट। नंबर 1 डाटा डिक्शनरी डेफिनेशन, कैपेबिलिटी। नंबर 2 डिक्शनरी के डेफिनेशन में हमारे पास आता है कि डाटा बनना कैसा है, उसकी क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, कितनी चीजें आएंगी। डिक्शनरी में आता है उनको स्टोर कैसे करना है, मैनिपुलेशन में उनकी लैंग्वेजेस ऐड सारा कुछ आता है। अब आते हैं यूजिंग डेटाबेसेस टू इम्प्रूव बिजनेस परफॉर्मेंसेज एंड डिसीजन मेकिंग। हम डेटाबेसेस के जरिए क्या अपनी बिजनेस परफॉर्मेंसेज जो होती हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। यस, हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और डिसीजन मेकिंग यानी कि ऐसी पावर इस्तेमाल करना, ऐसे डिसीजन लेने की हमारे पास सलाहियत मौजूद है। जी मौजूद है। कैसे मौजूद है? डाटा वेयर हाउसेस को देखते हैं। वेयर हाउसेस का मतलब होता है स्टॉक करना चीज का, एंड हमने उसकी जमा पूंजी रखनी होती है, यानी कि डाटा को ज्यादा मिकदार में हमने सेव करना होता है। स्टोर करंट एंड हिस्टोरिकल डाटा फ्रॉम मैनी और ऑपरेशनल ट्रांजैक्शन सिस्टम, से हम अपने डाटा का करंट या हिस्टोरिकल पिछला रिकॉर्ड जो होता है कई जगहों से, उसको हम ट्रांजैक्शन सिस्टम के थ्रू सेव कर सकते हैं, उस डाटा को रख सकते हैं। कंसोलिडेट एंड स्टैंडर्डाइजेशन इंफॉर्मेशन फॉर यूज across enterprise but data cannot be altered। कि आपका जितना भी डाटा है या स्टैंडर्डाइजेशन इंफॉर्मेशन है उसको हम इंटरप्राइज कर सकते हैं, बिजनेस के साथ डीलिंग कर सकते हैं, लेकिन डाटा के अंदर बाद में चेंजिंग नहीं की जा सकती। अल्टर का मतलब होता है इसके अंदर और एडिशन नहीं की जा सकती। जब एक डाटा हम निकाले तो दूसरे डाटा को भी अच्छी तरह हमने जज करके फिर ही आगे मूवमेंट करवानी होती है। डाटा वेयर हाउस सिस्टम विल प्रोवाइड क्यूरी एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग टूल्स। ये मेन टूल्स हैं जो कि हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। क्यूरी यानी कि कमांड लगाने का, फिर उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं कि हमारा जो डाटा वो सही तरह से वर्क कर रहा है, फिर रिपोर्ट करते हैं कि रिपोर्टिंग कहाँ जा रही है, सही तरह से हमने रिपोर्ट किया, हमने जो रिपोर्ट हमारी पिछली थी उसके मुताबिक हमने वर्क करवाया है। अब आते हैं डाटा मार्ट, जिसे डी मार्ट भी बोलते हैं। सबसेट ऑफ डाटा वेयर हाउस विद समराइज्ड और हाईली फोकस्ड पोर्शन ऑफ फंड्स डाटा by use by specific population of users typically focuses on single subject or line of businesses। पहले डाटा वेयर हाउस का जो सबसेट है वो क्या होगा, जिसके अंदर हम डाटा को समराइज करते हैं, इनको जोड़ के रखते हैं, या फिर हाईली हमारा जो मेन फोकस होता है किसके ऊपर होता है, डाटा के फंड के ऊपर, जो स्पेसिफिक पॉपुलेशन यानी कि एक ही तरह के लोगों के अंदर रहते हुए काम करते हैं, एक ही स्पीशीज के अंदर रहते हुए करते हैं। और टिपिकली ये जिसका फोकस सिंगल सब्जेक्ट होता है या लाइन ऑफ बिजनेस, मतलब एक ही पॉइंट के ऊपर, या तो हम अपनी सप्लाई कर रहे हैं या उस चीज को परचेज कर रहे हैं, या फिर उसका इसी लाइन को देखते हुए हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। ये डाटा वेयर हाउस एंड डाटा मार्ट, ये दो मेन पॉइंट्स हैं जिनके जरिए हम डाटा की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं और अपना डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं, जो हमारे डाटा के लिए बेनिफिशियल साबित होता है। हम इस लेक्चर को एंड करने से पहले जो हमने आज लेक्चर में पढ़ा है उस लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या चीजें पढ़ी थी, किन चीजों को डिस्कस किया था। कि लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर्स ओवरव्यू। फाउंडेशन ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस डेटाबेस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब यहाँ पे डेटाबेस इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर जब इंटेलिजेंस इन्वॉल्व हो जाती है तो वो एक बिजनेस क्रिएट करते हैं। तो वो बिजनेस कैसे बनता है, किस तरह से काम को आगे लेकर जाया जाता है, इसको हम देखते हैं। लेट्स सी फाउंडेशंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डाटा इन ट्रेडिशनल फाइल इन्वायरमेंट। अब जो ट्रेडिशनल फाइल इन्वायरमेंट था वो मैनुअल सिस्टम था, वो चलता था, लेकिन इसमें क्या था कि आपके फाइल्स रिकॉर्ड्स रखे जा रहे हैं, पेजेस को बिल्ड किया जा रहा है, उसके अंदर ही अंदर आपको एक के बाद दूसरा पेज जोड़ा जा रहा है, फिर उसके बाद आपकी ऑर्गेनाइजेशन फाइल की चल रही है। फाइल ऑर्गेनाइजेशन कंसेप्ट में आता है कंप्यूटर और सिस्टम यूजेस हायरार्कीज। कंप्यूटर सिस्टम में कौन कौन सी हायरार्कीज को यूज किया जाता है, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डाटाबेस। कि आप किस तरह से फील्ड बना रहे हैं, आपका रिकॉर्ड क्या चल रहा है, फाइल क्या है और डाटाबेस क्या है। अब फील्ड क्या होता है, फील्ड का मतलब होता है इसमें करेक्टर्स आना, यानी कि ए बी सी के जो सिंगल करेक्टर्स होते हैं ना, लाइक दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक में दिस के अंदर 4 करेक्टर्स आ रहे हैं, टी एच आई एस, ये हमारे पास ग्रुप ऑफ करेक्टर्स है। रिकॉर्ड्स आ जाता है, रिलेटेड फील्ड्स है। आपके पास जब इन करेक्टर्स की फील्ड यानी कि एक के बाद एक करेक्टर जोड़ा जाएगा, उसका सेट जोड़ा जाएगा, तो उसको हम रिकॉर्ड का नाम देते हैं। फाइल क्या आता है, ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ सेम टाइम के, हमने एक ही टाइप का हमने फाइल के अंदर रिकॉर्ड डालना है। डेटाबेस में ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइल्स क्या करना है, एक रिलेटेड फाइल्स के अंदर पिछली टाइप के रिकॉर्ड को जोड़ते हुए अगला हमने क्या करना है, उसका रिकॉर्ड बनाना है। चीजों हमारे पास आते हैं रिकॉर्ड में,
डिस्क्राइब एज एन एंटिटी, एंटिटी के तौर पे डिस्क्राइब किया जाता है। एंटिटी नाम से ही जाहिर है कि एंटिटी क्या होगी, एनीथिंग, प्लेस, पर्सन, एनी जो लिविंग थिंग है ना उसको हम एंटिटी का नाम दे सकते हैं। लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों चीजें आ जाती हैं इसमें। लाइक हमारे पास कोई कार है, वो भी एक एंटिटी है विच आप जो कि स्टोर कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन। कार में क्या हो सकती है इन्फॉर्मेशन स्टोर, उसका मॉडल क्या है, उसका कलर क्या है, उसका जो है हमारे पास जो टायर्स है उनकी स्पीड क्या है, इस वाले से उसकी कितने ऑयल में कितने टेल में चल सकती है, इसका हिसाब से कहता है एट्रीब्यूट्स ईच कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटी डिस्क्राइब एंटिटी। एंटिटी अब मैंने जो इसका बताया ना कि कितने पेट्रोल पे चल सकती है, कितना इसका किलोमीटर इसने तय करना है, तो इसको ही एट्रीब्यूट्स का नाम देते हैं। एट्रीब्यूट्स डेट एंड आर ग्रेड बिलोंग टू एंटिटी कोर्स, एट्रीब्यूट्स के जितना भी डेट या ग्रेड है वो किसके साथ बिलोंग करते हैं, एंटिटी कोर्स के साथ बिलोंग्स करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है ऑर्गेनाइजिंग डाटा इन ट्रेडिशनल फाइल एनवायरनमेंट। अच्छा अब ये डायग्राम है जो कि हमें दिखाई गई है, हमें यहाँ से है कि स्टूडेंट का डाटाबेस है और उसके ऊपर हमने स्टूडेंट का जो डाटाबेस है हमने इसके ऊपर कैसे बिल्ड करवाना है, हमें ये देखना है कि हमारे पास डाटाबेस है, फाइल है, रिकॉर्ड है, फील्ड, बाइट एंड बिट। बिट हमारे पास सबसे छोटा यूनिट होता है किसी भी सिस्टम के अंदर। अब ये कोर्स फाइल है और फाइनेंशियल फाइल, पर्सनल फाइल। अच्छा अब एक जो स्टूडेंट है उसका पता हुआ उसने कौन कौन से कोर्सेज लेने हैं, उसके वाले से कैसे डील करना है कि उसने किस कोर्सेज को पढ़ना है, किस सेमेस्टर में पढ़ा, कितने में फेल हुआ, कितने में पास हुआ, किस टाइम पे पेपर दिया, ये उसकी डीलिंग होती है। फाइनेंशियल में आता है उसके फीसेस क्या थे, उनके वाउचर्स क्या थे, किस तरह रहते हुए उसने अपनी फीसेस एंड वाउचर को दिया। पर्सनल फाइल में क्या आता है कि आप लोग पर्सनली कैसे डील करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टूडेंट आईडी, कोर्सेज, डेट एंड ग्रेड, ये सारा कुछ आता है। फिर ये इसी के बारे में बताया हुआ है कि देखें कोर्स की फील्ड क्या है, उनके लेटर्स क्या है आपकी में, ये सारा कुछ इसके अंदर डिस्क्राइब किया गया है। अब कंप्यूटर सिस्टम्स ऑर्गेनाइज डाटा इन ए हायरार्की दैट स्टार्ट विद द बिट व्हिच रिप्रेजेंट आइदर 0 or 1. Bit can be a group to form a byte to represent one character, number or symbol. Byte can be grouped to form field and related fields can be grouped to form a record. Related records can be collected to form a file. Related files can be organized into database। अच्छा इसमें देखें कितनी सारी बातें एक साथ कह दी हैं। पहले तो वो कहता है कि बिट जो भी होती है ना हमारे पास ऑर्गेनाइज करने के लिए हायरार्की वो हमेशा बिट से स्टार्ट होती है। बिट क्या होती है वो, या हमारा हमें पता है कंप्यूटर ना दो चीज़ों पे वर्क करता है, 0 या 1, या तो बिट 0 होगी या ये 1 होगी, इस वाले से वर्क करता है। बिट कैन बी अ ग्रुप, हाँ जी ये ग्रुप हो सकता है फॉर्म में बैठ करने के लिए जो कि रिप्रेजेंट करता है एक करेक्टर को। बाइट बिट जब बनते ना उनका ग्रुप बनाया जाता है तो वो एक बाइट बनाता है जिसमें करेक्टर्स आते हैं, नंबर्स या सिंबल्स ईटीसी आ जाते हैं। बाइट को ग्रुप किया जाता है फॉर्म में फील्ड से। रिलेटेड फील्ड्स कैन बी अ ग्रुप टू फॉर्म अ रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड के अंदर रहते हुए। रिलेटेड रिकॉर्ड जितने भी होते हैं वो कलेक्ट करते हैं एक फाइल से, और रिलेटेड फील्ड फाइल्स जितनी भी होती हैं उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है एक डाटाबेस में, जो कि हमारे पूरे सिस्टम को वर्क करवाने में हमारी हेल्प करते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो कैसे वर्क कर रहा है, सिस्टम को कैसे लेकर जा रहा है। जब हम ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में आते हैं ना हमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। वो प्रॉब्लम्स कौन सी आती हैं वो हम देखते हैं। नंबर 1 पे आती है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है, फाइल मेंटेन सेपरेटली बाय डिफरेंट भी यही पड़ता है। लेकिन ये काम क्या अगर इसमें कोई मिस्टेक हो ना तो हम दोबारा इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करके काम कर सकते हैं। तो उसने क्या था हमें नए सिरे से काम करना पड़ता था, हमारा पेपर वर्क जो था वो ज्यादा होता था, कॉस्ट ज्यादा लगती थी। डाटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, हाँ जी डाटा की डुप्लीकेशन। रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेशन के चांसेस होना। इनकंसिस्टेंसी मतलब सेम आरटी आपके पास वो कंसिस्टेंट नहीं डाटा जा रहा कि आपके एक डाटा फाइल में कुछ डाटा लिखा है दूसरे में कुछ हो सकते हैं। जब हम सेव करेंगे तो हम क्या करेंगे कंप्यूटराइज्ड में, तो हम उसकी चेंजिंग साथ साथ करते जाते हैं। जब डाटा रिडंडेंसी की बात करें तो इसका नाम है उसने क्या, प्रेजेंस ऑफ डुप्लीकेट डाटा इन मल्टीपल फाइल्स। सम एट्रीब्यूट्स हैज डिफरेंट वैल्यूज, सेम एट्रीब्यूट्स की डिफरेंट वैल्यूज मौजूद होती हैं। प्रोग्राम डेट डिपेंडेंस, प्रोग्राम की डेट डिपेंडेंस क्या होती है, डाटा कैसे चल रहा है, काम को कैसे लेकर जाया जा रहा है, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। नेक्स्ट आते हैं ऑर्गेनाइजिंग डाटा इन ट्रेडिशनल फाइल इन्वायरमेंट। ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग में आता है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, यूजर्स आ जाती हैं, सब यूजर्स बताएंगे। ह्यूमन रिसोर्सेज, सेल्स एंड मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग आ जाती हैं। अच्छा अब यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर जो प्रोग्राम 1 है वो डिस्कस करता है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस को कि हमने डिलीवर क्या करेंगे, मास्टर फाइल्स हैं, ए टू जी जिसमें डाटा एलिमेंट्स हैं यानी कि फाइल्स रखी गई हैं, आपकी डायवर्सिटीज क्या जा रही हैं, अपनी एप्लीकेशन क्या जा रही है। अब ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर भी फाइल जा रही है, प्रोग्राम 2 में आता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि एम्प्लॉयज का डाटा आ जाता है, एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड रखा जाता है। सेल्स एंड मार्केटिंग में हमने सेल्स एंड मार्केट्स का रिकॉर्ड रखा जाता है कि आपकी सेल्स एंड मार्केटिंग कैसे जा रही है। मैन्युफैक्चरिंग में हम उसको चीज को बना कैसे रहे हैं, हमने उसकी पब्लिसिटी कहाँ से की, मतलब क्या है कि उसका खाम माल हमने कहाँ से लिया, उसको बनाने में प्रोसेस करने में हमें कितना अरसा लगा, सारी चीजें जो आती हैं वो इसके अंदर आती हैं। इसको हम लोग ऐसे डील करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है द यूज ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच फाइल प्रोसेसिंग
सिस्टम जो आता है encourages each functional area in a cooperation to develop specialized applications and files. Each application requires a unique data file that is likely to be subset of the master file. These subset of the master file lead to the data redundancy and inconsistency, processing inflexibility and wasted storage resources. अच्छा, वो कहता है जो हमारे पास रिलेशनल में ना, उसमें एक प्रॉब्लम ये भी आती है हमें कि हमारा जो डाटा ना रिडंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी की वजह से ना बार बार डुप्लीकेट हो रहा है, हमारी जो स्टोरेज है ना वो वेस्ट होना शुरू हो जाती है, हमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है कि ये वाली कि हमारी स्टोरेज क्या है वो वेस्ट हो रही है, हमारा डाटा प्रॉपर वे से वर्क नहीं कर रहा चीज़ों को लेकिन चल रहा किस वजह से कि हमारे जो स्टोरेज ही फिल हो गई है, तो हमारे डाटा को कहाँ से स्पेस मिलेगी अपना नया डाटा इंसर्ट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेटाबेस अप्रोचेस टू डाटा मैनेजमेंट। कौन कौन सी अप्रोचेस आती हैं? नंबर 1 पे आता है डेटाबेस कलेक्शन और डाटा ऑर्गेनाइज्ड organized to serve many applications by centralized data and controlling redundant data। कि हम कंट्रोल कैसे कर रहे हैं अपने डाटा को रिडेंटली, कि अपने डाटा को बचा रहे हैं कि बार बार वो सेम डाटा ना आए, अपने डाटा को सेंट्रलाइज्ड कर रहे हैं ताकि अगर किसी में कोई चेंजिंग आए तो वो खुद ब खुद बाकी चीज़ों में चेंज कर दे। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होगा? इंटरफेस करता है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के दरमियान और फिजिकली डाटा फाइल जाता है। अच्छा, ये जो सेंट्रलाइज्ड है उसकी एक एग्जाम्पल ये भी हो सकती है, लाइक देखिए आप जब हम आई डी कार्ड एक बनवाते हैं तो अब हमने किसी बैंक में जाकर अकाउंट खुलवाना तो हमारा आई डी कार्ड नंबर एंटर करके नादरा से सारा हमारा डाटा ले लेते हैं, तो वो क्या होता है? वो सेंट्रलाइज्ड किया होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में इंटरफेसेस आती हैं जो कि एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बनाती हैं, फिजिकल डाटा फाइल्स बनाती हैं, सेपरेट करती हैं लॉजिकल एंड फिजिकल व्यूज के डाटा को सॉल्व करती हैं प्रॉब्लम्स और ट्रेडिशनल फाइल एनवायरनमेंट, कंट्रोल रिडंडेंसी, एलिमिनेटेड इनकंसिस्टेंसी, अनकपल्ड प्रोग्राम्स एंड डाटा अनेबल सेंट्रल मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी। क्या आपकी कलेक्शन जा रही है, किस तरह से मैनेज करें, आपका इंटरफेस किस तरह से एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड फिजिकल डाटा फाइल्स में आप लॉजिकल एंड फिजिकल व्यू कैसे देख रहे हैं, सॉल्व कैसे कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर रहे हैं अपनी रिडंडेंसी को कि बार बार आप डाटा के अंदर सेम डाटा नहीं लेके आ रहे, एलिमिनेट कर रहे हैं इनकंसिस्टेंसी का, ऐसी प्रॉब्लम जो कि हमारे डाटा में क्या कर रही हैं, इनकंसिस्टेंस ला रही है डाटा की फाइल के अंदर एक ही चीज़ है, अगर उसमें दूसरे में हमने चेंज नहीं की, फॉर एग्जाम्पल एक में हमें पता लग गया कि इस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ हमने गलत लिखी तो दूसरी साइड पे हमने सेट कर लिया तो पहली साइड पे हमने सेट नहीं की, ये इनकंसिस्टेंसी आती है। अनकपल्ड प्रोग्राम्स एंड डाटा, कपल्स का प्रोग्राम एंड डाटा आ जाती है। अनेबल सेंट्रल मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी, हमारी मैनेजमेंट क्या चल रही है, उनकी सिक्योरिटी क्या है, किस हवाले से हम उसको वर्क करवा रहे हैं। हायरार्किकल एंड नेटवर्क डीबीएमएस कौन से होते हैं? ओल्डर सिस्टम्स हमारे कैसे वर्क करते हैं? हायरार्किकल डीबीएमएस मॉडल 1 to मैनी रिलेशनशिप्स आ जाते हैं, बहुत से रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नेटवर्क डीबीएमएस मॉडल मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स आते हैं, यानी कि इसमें हायरार्की में एक से मैनी, यानी कि ऐसा रिलेशन बनाना, एक टीचर है मल्टीपल स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, मैनी आ जाते हैं। नेटवर्क अब एक टीचर मैनी टू मैनी, अब मैं एक टीचर भी एक कोर्स को पढ़ा सकता है, ये बहुत से टीचर जो हैं वो सेम कोर्स को पढ़ा, बहुत से कोर्सेज पढ़ा सकते हैं, ये बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो बहुत से कोर्सेज पढ़ रहे हैं। हमारे पास बहुत लेस फ्लेक्सिबल देन रिलेशन डीबीएमएस एंड डू नॉट सपोर्ट एंड होप नेचुरल लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज को हमारी सपोर्ट नहीं करता, उसके वाले से आगे वर्किंग को लेकर नहीं चलता कि हमारा रिलेशनल डीबीएमएस क्या है, वो हमारे सपोर्ट नहीं करता न्यूरल जितनी भी नेचुरल लैंग्वेजेस आती हैं उनको। अब जहाँ पे ओबीएम डेटाबेस पे वर्क करता है, यानी कि रियली हमने एक ऑब्जेक्ट को चूज करना है, उसके मुताबिक वर्क कराना है। स्टोर्स डाटा एंड प्रोसीजर्स एट ऑब्जेक्ट, ठीक है, हमने स्टोर कर लिया डाटा को, उनके मुताबिक ऑब्जेक्ट करा लिया। अब यहाँ पे ये मैनेज करता है अपने ग्राफिक मल्टीमीडिया जावा अल्फाबेट्स को रिव्यू रिट्राइवली हमने क्या करना है, स्लोली कंपेयर्ड विद रैशनल डीबीएमएस फॉर प्रोसेसिंग लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, के लार्ज नंबर की हमारी ट्रांजेक्शन कैसे चल रही है, चीज़ों को हम लोग कैसे लेकर चल रहे हैं, रिलेटिवली हमने देखना। जहाँ पे हाइब्रिड का वर्ड आ जाए तो हाइब्रिड का मतलब होता है कॉम्बिनेशन बनाना, इसमें हमें कैपेबिलिटीज आती हैं डीबीएमएस एंड रिलेशन। देखें दो चीजें बताई गई हैं, इसमें दो या दो से ज्यादा चीजों का हम कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं हाइब्रिड में। ये था हमारे पास डेटाबेसेस की अप्रोचेस के बारे में जो कि हमने बिजनेस की फर्म्स के रिलेटेड पढ़ी। डेटाबेस अप्रोच टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अप्रोच का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ के बारे में हमारी कितनी अप्रोचेस है, कितना हम डाटा को जो आगे मूव करवा सकते हैं, उनकी वर्किंग क्या काम को लेके जाता है, किस तरह से हम उसकी एबिलिटीज को देख सकते हैं, इन सब चीज़ों को हम अप्रोच होना कहते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन सी अप्रोचेस हमारे पास आती है डेटाबेसेस की मैनेजमेंट को देखते हुए कि वो अप्रोच कैसे लेके चल रही है, अपने डाटा को एक्सप्लेन कैसे करे। कैपेबिलिटीज ऑफ डाटा मैनेजमेंट सिस्टम, कौन कौन सी कैपेबिलिटीज है? नंबर 1 डाटा डेफिनेशन कैपेबिलिटी, नंबर 2 डाटा डिक्शनरी। डाटा डेफिनेशन कैपेबिलिटी में क्या था? स्पेसिफाई
Structure of database content used to create tables and define characteristics of fields। अच्छा, इसमें हमारे पास जितना भी टेबल बनता है ये हमारी क्या करती है, स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस का कंटेंट बनाती है, उसके अंदर यूज करती है टेबल को क्रिएट करने के लिए, और उनके जितने करेक्टर्स हैं उनकी फील्ड्स के 1 by 1 करके उनको डिस्क्राइब करती है। जब डिक्शनरी का वर्ड आ जाता है, डिक्शनरी जैसे हमारे मोबाइल की डिक्शनरी होती है, उसके अंदर हम अपने कॉन्टेंट नंबर्स वगैरह या उनकी डिटेल्स को सेव करते हैं, तो इसी तरह हमारे डाटा की भी डिक्शनरी होती है, ऑटोमेटेड और मैनुअल फाइल स्टोरिंग डेफिनेशन ऑफ डाटा एलिमेंट्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। ये जित कहता है अगर आप लोग कंप्यूटराइज कर लें या मैनुअल में कर लें, दोनों सूत्रों में हमें डिक्शनरी रखनी पड़ती है, काम को चलाने के लिए उनकी डाटा डिक्शनरी बनानी पड़ती है, ताकि हमारा डाटा जो है एक अरेंज्ड फॉर्म में आ जाए, ऑर्गेनाइज्ड एंड अरेंज्ड फॉर्म में हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डाटा मैनिपुलेशन का मतलब ये होता है कि चीज के अंदर चेंजिंग लाना, अपने मुताबिक चीज को ढालना। इसके अंदर इसमें बताया गया यूज टू ऐड, चेंज, डिलीट, रिट्राइव डाटा फ्रॉम डाटाबेस। इसके अंदर हम चीज को ऐड भी कर सकते हैं, निकाल तब्दील भी कर सकते हैं, उस चीज को डिलीट भी कर सकते हैं, उसका डाटा रिट्राइव यानी कि दोबारा से हासिल भी किया जा सकता है, कहाँ से, किसी भी डाटाबेस से। अब ये एसक्यूएल, जहाँ पे एसक्यूएल आता है, एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्यूरी जैसे हम प्रोग्रामिंग में सिंटैक्सेस लगा के अपना काम करते हैं, इसी तरह इसमें भी सिंटैक्सेस लगा के काम किया जाता है, जिनमें हम लोग कमांड्स देते हैं, फिर वर्किंग आगे होती है, ये क्यूरी लग के। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यूजर टूल्स फॉर जनरेशन एसक्यूएल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो भी है वो एक सॉफ्टवेयर है जो कि जनरेट करता है एसक्यूएल के टूल को। इसमें भी हम, यानी कि एक बेसिक फीचर है एक एसक्यूएल का सॉफ्टवेयर चलाने के लिए। आल्सो मैनी हैव रिपोर्ट जनरेशन कैपेबिलिटीज फॉर क्रिएटिंग पब्लिश रिपोर्ट्स करने के लिए क्रिस्टल रिपोर्ट्स। अब हमारे पास बहुत से डेटाबेसेस ऐसे हैं जिन्हें डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि हमारे रिपोर्ट्स को क्रिएट करवाते हैं, उनके अंदर डाटा की एबिलिटी बढ़ाते हैं, उन काम को आगे से आगे ले जाने में हमारे लिए हेल्पफुल साबित होते हैं। ये थे मेन पॉइंट। नंबर 1 डाटा डिक्शनरी डेफिनेशन, कैपेबिलिटी। नंबर 2 डिक्शनरी के डेफिनेशन में हमारे पास आता है कि डाटा बनना कैसा है, उसकी क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, कितनी चीजें आएंगी, डिक्शनरी में आता है, उनको स्टोर कैसे करना है, मैनिपुलेशन में उनकी लैंग्वेजेस ऐड सारा कुछ आता है। अब आते हैं यूजिंग डेटाबेसेस टू इम्प्रूव बिजनेस परफॉर्मेंसेज एंड डिसीजन मेकिंग। हम डेटाबेसेस के जरिए क्या अपनी बिजनेस परफॉर्मेंसेज जो होती हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। यस, हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और डिसीजन मेकिंग यानी कि ऐसी पावर इस्तेमाल करना, ऐसे डिसीजन लेने की हमारे पास सलाहियत मौजूद है। जी मौजूद है। कैसे मौजूद है, डाटा वेयर हाउसेस को देखते हैं। वेयर हाउसेस का मतलब ये होता है स्टॉक करना चीज का, एंड हमने उसकी जमा पूंजी रखनी होती है, यानी कि डाटा को ज्यादा मिकदार में हमने सेव करना होता है। स्टोर करंट एंड हिस्टोरिकल डाटा फ्रॉम मैनी और ऑपरेशनल ट्रांजैक्शन सिस्टम, कि हम अपने डाटा का करंट या हिस्टोरिकल पिछला रिकॉर्ड जो होता है कई जगहों से, उसको हम ट्रांजैक्शन सिस्टम के थ्रू सेव कर सकते हैं, उस डाटा को रख सकते हैं। कंसोलिडेट एंड स्टैंडर्डाइजेशन इंफॉर्मेशन फॉर यूज across enterprise but data cannot be altered, कि आपका जितना भी डाटा है या स्टैंडर्डाइजेशन इंफॉर्मेशन है उसको हम इंटरप्राइज कर सकते हैं, बिजनेस के साथ डीलिंग कर सकते हैं, लेकिन डाटा के अंदर बाद में चेंजिंग नहीं की जा सकती। अल्टर का मतलब होता है इसके अंदर और एडिशन नहीं की जा सकती। जब एक डाटा हमने कर लिया तो दूसरे डाटा को भी अच्छी तरह हमने जज करके फिर ही आगे मूवमेंट करवानी होती है। डाटा वेयर हाउस सिस्टम विल प्रोवाइड क्यूरी एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग टूल्स। ये मेन टूल्स हैं जो कि हमें प्रोवाइड किए जाते हैं, क्यूरी यानी कि कमांड लगाने का, फिर उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं कि हमारा जो डाटा वो सही तरह से वर्क कर रहा है, फिर रिपोर्ट करते हैं कि रिपोर्टिंग कहाँ जा रही है, सही तरह से हमने रिपोर्ट किया, हमने जो रिपोर्ट हमारी पिछली थी उसके मुताबिक हमने वर्क करवाया है। अब आते हैं डाटा मार्ट, जिसे डी मार्ट भी बोलते हैं। सबसेट ऑफ डाटा वेयर हाउस विद समराइज्ड और हाईली फोकस्ड पोर्शन ऑफ फंड्स डाटा for use by specific population of users typically focuses on single subject or line of businesses। पहले तो इसका डाटा वेयर हाउस का जो सबसेट है वो क्या होगा, जिसके अंदर हम डाटा को समराइज करते हैं, उनको जोड़ के रखते हैं, या फिर हाईली हमारा जो मेन फोकस होता है किसके ऊपर होता है, डाटा के फंड के ऊपर, जो स्पेसिफिक पॉपुलेशन यानी कि एक ही तरह के लोगों के अंदर रहते हुए काम करते हैं, एक ही स्पीशीज के अंदर रहते हुए करते हैं। और टिपिकली ये जिसका फोकस सिंगल सब्जेक्ट होता है, ये लाइन ऑफ बिजनेस मतलब एक ही पॉइंट के ऊपर, या तो हम अपनी सप्लाई कर रहे हैं या उस चीज को परचेज कर रहे हैं, या फिर उसका इसी लाइन को देखते हुए हम अपनी बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। ये डाटा वेयर हाउस एंड डाटा मार्ट, ये दो मेन पॉइंट्स हैं जिनके जरिए हम डाटा की परफॉर्मेंसेस को इंक्रीज कर सकते हैं और अपना डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं, जो हमारे डाटा के लिए बेनिफिशियल साबित होता है।
नॉलेज मैनेजमेंट क्या होती है, इसके ऊपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर मैनेजमेंट की टर्बन ने एक डेफिनेशन दी थी, अ प्रोसेस दैट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई, सिलेक्ट, ऑर्गेनाइज, disseminate and transfer important information and expertise that are part of organization's memory that typically reside within the organization in an unstructured manner। कि एक ही कंपनी के अंदर रहते हुए अनस्ट्रक्चरली कैसे चीज़ों को देखा जाता है कि आपको एक पूरे प्रॉपर वे में चीज़ मिल रही है, उसके अंदर अनस्ट्रक्चर्ड मैनर में इन चीज़ों को डिफाइन किया जा रहा है। क्रिएटिंग ऑफ नॉलेज अनेबल्स इफेक्टिव एंड एफिशिएंट प्रॉब्लम सॉल्विंग, डायनामिक लर्निंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। थिंकिंग जिसके अंदर की जाती है, फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग नॉलेज, एक्सप्लोरिंग इट इन फॉर्मल मैनर। अच्छा ठीक है, आप इसमें आइडेंटिफाई करना, नॉलेज को एक्सपर्ट करना फॉर्मल मैनर में, फिर एक्सप्लोर बाय वी यूज फॉर सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी एक्सचेंज अमंग पर्सन एंड द एबल ऑफ ग्रो। किस तरह से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेस कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं और एबल ऑफ अपनी ग्रो करने के काबिल बना सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को। नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉलेज इक्विजिशन। नॉलेज इक्विजिशन में क्या आता है कि इसमें स्टोर करने डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स, प्रेजेंटेशन, बेस्ट प्रैक्टिस आती है, अनस्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट्स आते हैं, डेवलप करते हैं ऑनलाइन एक्सपर्ट डॉक्यूमेंट्स को, नेटवर्क को, कि ऑनलाइन जितने भी हमारे पास एक्सपर्ट नेटवर्क सिस्टम है वो इसके अंदर डेवलप किए जाते हैं। क्रिएटिंग नॉलेज, ट्रैकिंग डाटा फ्रॉम टीपीएस एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज या टीपीएस यानी ट्रांसपोर्ट फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम जो होती है, ट्रांसपोर्ट प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के थ्रू इस पर डाटा को ट्रैक किया जाता है कि डाटा किधर मौजूद है, कहाँ तक पहुँच गया, कितनी उसके ऊपर फर्दर वर्किंग हो गई कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास आती है नॉलेज स्टोरेज। नॉलेज स्टोरेज में डॉक्यूमेंट्स, डेटाबेसेस आ जाती हैं। रोल ऑफ मैनेजमेंट, रोल ऑफ मैनेजमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इनमें स्पोर्ट डेवलपमेंट, इनकरेज, रिवार्ड for development of paneled knowledge storage system, encourage development of corporate wide schemas or for indexing documents, reward employees for taking time to update and store documents properly। जो स्पोर्ट डेवलपमेंट है उसके अंदर प्लान किया जाता है, स्टोरेज सिस्टम के अंदर इंकरेज करते हैं डेवलपमेंट को, कॉपरेट करने के लिए वाइड स्कीमास को एक्सटेंडेड इंडेक्स करने इंडेक्स नंबर वाइज करने के लिए, और रिवार्ड जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको टाइम टू टाइम अपडेट दी जाती है कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली अरेंज कर लें, और अरेंज करने के बाद उनको एक हम लोग रिवार्ड पेश करते हैं कि हाँ जी आपने काम अपना वक्त से परफॉर्म किया। अब नॉलेज मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है, सेट ऑफ बिजनेस प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्रिएट आते हैं, स्टोर, ट्रांसफर एंड अप्लाई। क्रिएट, स्टोर, ट्रांसफर एंड अप्लाई मेन फीचर्स हैं। नॉलेज मैनेजमेंट की वैल्यू में कौन सी रॉ फैक्ट्स इंफॉर्मेशन आ जाती है, एक्विजिशन, स्टोरेज, डिजामिनेशन एंड एप्लीकेशन। एक्विजिशन में हमारे पास पहले आती है डिजामिनेशन। डिजामिनेशन में पोर्टल्स आ जाते हैं, कुछ ईमेल रिपोर्ट्स, ईमेल की रिपोर्ट्स डाली जाती हैं, सर्च इंजन यानी कि गूगल वगैरह, किसी कोलैबोरेशन टूल्स जो कि इसको देखने में काम करते हैं। डायलॉग डिजामिनेशन टूल में क्या आती है, इंफॉर्मेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम, इंफॉर्मेशन सिस्टम, जितने भी शेयर मैनेजमेंट है मैनेजर को हेल्प करते हैं, अटेंशन कर सकें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के ऊपर। एप्लीकेशन कौन कौन सी हो सकती है, न्यू बिजनेस प्रैक्टिस की, न्यू प्रोडक्ट और सर्विस की, मार्केट से हमने कोई भी चीज़ न्यूली इन्वेंट करने को हमें नॉलेज के बारे में, इस चीज़ के बारे में एप्लीकेशन देनी पड़ती है, फिर फर्दर वर्किंग परफॉर्म करानी पड़ती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है नॉलेज मैनेजमेंट वैल्यू से डाटा एंड इंफॉर्मेशन एक्विजिशन, कलेक्टिंग, स्टोरिंग, डिजामिनेशन, एक्वायर नॉलेज। नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आती है स्टोर, डिजामिनेशन एंड नॉलेज डिस्कवरी, डाटा माइनिंग, न्यूरल नेटवर्क, जेनेटिक एल्गोरिज्म, नॉलेज वर्क स्टेशन, एक्सपर्ट नॉलेज नेटवर्क्स। आगे हमारे पास आते हैं कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, नॉलेज डेटाबेस, इंटीग्रेट इंटरनेट पोर्टल्स, पुश ईमेल्स, सर्च इंजन, कोलैबोरेशन, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, इंटरप्राइज सिस्टम, ईच एंड एवरीथिंग आ जाती है। मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज, कल्चर, कम्युनिटीज of practice, personal network, organizational पर्सनल नेटवर्क आ जाती है, ऑर्गेनाइजेशनल टीम्स, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स, न्यू आईटी बिजनेस के, ये सारी चीज़ें जितनी भी ना फीडबैक में आती हैं। इसका बेसिक मीनिंग है कि नॉलेज मैनेजमेंट टुडे इन्वॉल्व बोथ इंफॉर्मेशन सिस्टम एक्टिविटीज एंड अ होस्ट ऑफ एनेबलिंग मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ की। ये तमाम चीज़ें इन सब चीज़ों को देखते हुए बनाई जाती हैं कि कितनी मैनेजमेंट हमने लेनी है, क्या हमने चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, किस तरह से लेके चलना है। नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड इंक्रीजिंग रिजल्ट्स। हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है, नॉलेज इज नॉट अ सब्जेक्ट टू डिसमिनेट रिजल्ट, व्हेन इट इज यूज्ड इट इज नॉट कंज्यूम्ड, इट्स कस्टमर कैन ऐड टू इट एंड देन इंक्रीज इट्स वैल्यू। तो मतलब जितना भी नॉलेज है ना वो आपके पास उतना जब इंक्रीज होता जाता है, वो कभी भी डिक्रीजिंग की फॉर्म में नहीं जाता। फ्रेगमेंटेशन में लीड एंड नीड टू रिफ्रेश, हमारी जितनी भी डाटा है उसको फ्रेगमेंट करने की जरूरत महसूस होती है। कंटिन्यूअली हम मेंटेन करते हैं अपने सोर्सेज को, कम्पिटेटिव एडवांटेज में
गेट डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द इम्पैक्ट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज देयर टू मैनी इंटेंजिबल एसेट्स के हमारे पास बहुत से एसेट्स हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते। अनसर्टेन वैल्यू, ऐसी वैल्यू जिसका हमें पता नहीं, हमारे लिए बेनिफिट्स आ सकते हैं। शेयर टाइमिंग नॉलेज आ सकते हैं जो कि चीज़ों को देखते हुए आगे लेके जाता है। रिपोर्टेड इन टाइम के हमने जितना भी रूट करना है हमें विद इन टाइम के अंदर रहता है। वैलिडिटी नॉलेज को देखना है कि हमने नॉलेज सही एक्सप्लोर किया, काम को सही लेकर चल रहे हैं, उसके अंदर रहते हुए हमने चीज़ को आगे मूव करवाना है। ट्रांसफॉर्मिंग इन्फॉर्मेशन इनटू नॉलेज। अच्छा, अब जब हम डाटा से इन्फॉर्मेशन आते हैं वो प्रोसेस हो जाता है। नॉलेज क्या होता है? वो एक ऐसी इन्फॉर्मेशन बन जाती है टू ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन इनटू नॉलेज, इन्फॉर्म मस्ट नॉलेज वर्क। वो यही कह रहा है कि मुझे पता होगा ये नॉलेज हमने लगाना क्या। अगर एक इंजीनियर उसको पता है मेरी फील्ड क्या है, मैंने किस फील्ड में जाके वर्क करना है, तो विजडम क्या है, अक्लमंदी के साथ रहते हुए कोलैबोरेटिव इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस आ जाती है। नॉलेज टू सॉल्व प्रॉब्लम इन्वॉल्व वेयर व्हेन एंड हाउ, वेयर व्हेन एंड हाउ, ये सारी चीजें इसके अंदर हमने अप्लाई करते हुए काम करना है। नॉलेज हाउ टू डू things effectively in ways or other organizations cannot duplicate is primary source of profit and competitive advantage that cannot be purchased easily by competitors। हम लोग अपने कंपिटिटर से अच्छी तरह जो है इफेक्टिवली वर्क तब उस में कर सकते हैं अगर इसका कोई जो डुप्लीकेशन है वो मौजूद ना हो किसी भी सोर्स का। नेक्स्ट आते हैं इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग यानी कि सेल्फ लर्निंग, जो कि डिस्क्राइब किसको करते हैं? गैदर, क्रिएटिंग एंड अप्लाइंग नॉलेज। इन प्रोसेस को ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग में क्या देखी जाती है? प्रोसेस इन विच ऑर्गेनाइजेशनल लर्न गेन एक्सपीरियंसेस थ्रू कलेक्शन ऑफ डाटा, मेजरमेंट्स, ट्रायल एंड एरर, फीडबैक। ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। एक्सपीरियंस करते हैं जिनमें कलेक्शन ऑफ डाटा, मेजरमेंट्स आते हैं, ट्रायल ली जा सकती है, एरर ली जा सकती है, फीडबैक, एडजस्ट बिहेवियर टू रिफ्लेक्ट एक्सपीरियंसेस क्रिएट करना है। इसमें न्यू बिजनेस पैटर्न, मैनेजमेंट, डिसीजन सिस्टम, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं कि हमने न्यू बिजनेस का प्रोसेस बनाना है, फिर उनका पैटर्न देखना है। प्रोसेस को देखते हुए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसमें सेल्फ लर्निंग करते हैं। उसके अंदर गैदर, क्रिएट, पहले हमने डाटा कलेक्ट करना है, फिर उसके बाद क्रिएट करना है, नॉलेज अप्लाई करते हुए अपने पर्पस को अचीव करना है। ये हमारा बेसिक पर्पस होता है। आज के लेक्चर में भी पॉइंट्स हैं उन सबको हमने डिस्कस कर लिया है, उन सबको हम क्लियरली अंडरस्टैंड कर चुके हैं, उनका ओवरव्यू देख चुके हैं, प्रीवियस का ओवरव्यू देख चुके हैं, अच्छी तरह हर पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं, उनको हमने डिस्क्राइब कर लिया, एलैबोरेट कर लिया है। नाउ दिस इज एंड ऑफ द लेक्चर। अल्लाह हाफिज।